लोकप्रिय विधायक आदरणीय अतुल प्रधान जी और स्टेज पर सभी सम्मानित व्यक्तियों, मेरे मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, भाई जयंत जी, धर्मेंद्र जी, उज्जवल जी, सभी विधायक, हमारे सभी सम्मानित जनों को, सामने बैठे कांग्रेस शक्ति को और किसान भाइयों बहनों को सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मत छेड़ किसान को, मत छेड़ किसान को कि लड़ना मुश्किल होगा, रख देंगे इतिहास ऐसा कि लड़ना मुश्किल होगा। हम किसान कौम के सदस्य हैं, वो किसान कौम जो 13 महीने बॉर्डर में बैठ के और एक तानाशाह को झुका के आई। तानाशाह को हमने झुकाया, बोलने की ताकत हमने सीखी, पहचानी। अब जरूरत है एकजुट होने की। हजारों समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई हैं। आप बेरोजगारी की समस्या ले लें, महिलाओं की, बच्चियों की समस्या ले लें, किसानों की, मजदूरों की, रेहड़ी फड़ी वालों की समस्याओं को देखें। मैं मोटे मोटे पॉइंट पे आऊंगा। आज अमीर और गरीब के बीच की जो खाई बढ़ रही है, उसकी भरपाई के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं। आज गरीब की जेब से पैसा निकल रहा है, अमीर की जेब में जा रहा है। होना यह चाहिए अमीर की जेब से जाए और निकले और गरीब की जेब में जाए। आज हालात ये पैदा हो गए हैं कि आज 9 लोगों के पास, माननीय जयंत जी से विनती करूंगा कि वो हर जगह पे ये आवाज उठाएं। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। अभी कर्जे में लोग मर रहे हैं और कर्जा माफ हो रहा है बड़ी कंपनियों का, बड़े पूंजीपतियों। जितना देश के एग्रीकल्चर लोन है, एग्रीकल्चर और एग्रो इंडस्ट्री 2 तरह के लोन हैं। जो एग्रीकल्चर लोन है उसके 2 गुना, मैं बेनती करूंगा, मेरी बड़े पॉइंट वाली बात है, उसके 2 गुना बड़े पूंजीपतियों का माफ किया जा चुका है, 15 लाख करोड़। अगर इसका आधा भी देश के किसानों का माफ कर दिया होता तो आज एक किसान भी कर्जे में ना मरता। बताइए, किसान का कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं? साथियों, आज 23 करोड़ लोग हमारे देश में भूखे सोते हैं, एक वक्त की रोटी पे गुजारा करते हैं। आज 38 बेरोजगार हमारे रोजाना सुसाइड करते हैं, कोई काम नहीं है, छोड़ के देश को विदेशों में जा रहे हैं। उनको कौन बचाएगा? क्या आप लोगों की जिम्मेवारी उनको बचाना नहीं है? 8,000 रुपए की नौकरी में 12 घंटे काम कर रहे हैं, लेबर कानून में 8 घंटे काम करने के 11,000 रुपए। कौन रोकेगा इसको? क्या सरकारों की ड्यूटी नहीं है? कौन बचाएगा उन बेरोजगारों को जो 8-8 हजार रुपए में काम कर रहे हैं और देश को छोड़ के जाने में मजबूर हैं? साथियों, समस्या एक के बाद एक गंभीर है। अभी यहां बस नहीं है, अभी एक खबर आई है कि 2.5 लाख पंचायतों की पंचायती जमीनें कौन सी पंचायती मानी? पहले जो पंचायत की जमीन थी वही पंचायती थी, लेकिन अब जितनी जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामला दे, पट्टी दे, गौचरान, जितनी पंडितों को दान की हुई, कुम्हारों को दान की हुई, नाइयों को दान की हुई, ये सभी जमीनों के इंतकाल तोड़ के पंचायतों के नाम कर दिए हैं। उसको पंचायती जमीन मान लिया है, जो हरियाणा में ही 3-4 लाख एकड़ है। और ये सारी पंचायती जमीनें, 2.5 लाख पंचायतों की पंचायती जमीनें बाजार में उतारने की तैयारी। ये हेडिंग है खबर का। आगे लिखा है कि तैयारी कर रहे हैं, उसकी कीमत कितनी है, वो लीज पे देंगे, वो बेचेंगे, बड़ी कंपनियां खेती में उतरेंगी।
और अगर बड़ी कंपनियां खेती में उतरती है तो ये मान लो कि मोटे मगरमच्छ छोटी सारी मच्छियों को खाएंगे। आपकी खेती अगले केवल 10 साल की मेहमान है। 10 साल बाद आप किसान नहीं बचोगे, सब चीज में खेती में कब्जा होगा कारपोरेट। एक और सूचना आई है, डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आए हैं, और वो ये है कि 7-8 बड़े क्लस्टर बना रहे हैं। 50,000 हेक्टेयर का एक क्लस्टर बनेगा। अभी वो फ्रूट में है, अंगूर में है, सेब में है, कई फ्रूटों में है। यानी जैसे ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर का बच्चा, फीड, दवाई सारा कंपनी देती है, और पालने वाला जो पोल्ट्री फार्म का मालिक है उसको 6 रुपए किलो मिलता है, और कंपनी उसको बेच के शुद्ध मुनाफा 40 रुपए किलो कमा रही है। ऐसे ही फ्रूट के अंदर सब चीज कंपनी देगी, किसान पैदा करेगा और उसको मिलेगा 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, कंपनी बेचेगी उसको 150 रुपए। ना खाने वाला बचेगा, ना पैदा करने वाला बचेगा। साथियों, ये गंभीर समस्याएं हमारे लिए हैं, और इनके लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते हैं हमारे पास, और मैं दोनों आपसे पास करवाना चाहूंगा। मर्जी आपकी है, दिल ठोक के पास करना, ठीक लगे पास करना, ना ठीक lage तो ना भी करना। एक रास्ता हमारे पास है कि जो मैं गिनवा रहा हूं, ये किया किसने? ये किया किसने? ये किया कानून ने। और कानून जहां बनते हैं वहां पे आपकी वकालत करने वाले नहीं है। जिस कोर्ट में हमारा आदमी नहीं होगा, उस कोर्ट का में हम मुकदमा हारेंगे। और आपने कहा हम अराजनीतिक रहेंगे, हमारे कई नेता भी कहते हैं हम अराजनीतिक रहेंगे, तो फिर अराजनीतिक तो सर छोटू राम भी रहता, उसको राजनीति में जाने की क्या जरूरत थी? जब वो वकील बहस कर रहा था किसान की कुर्की की, और कोर्ट ने कहा कि उस कुर्की का केस तो साहूकार के पक्ष में होगा, उसने फिर बहस की। कोर्ट ने कहा सर छोटू राम जी, अगर आपको किसान के पक्ष में केस करवाना है ना, तो फिर पहले कानून बदलवाइए। वकालत छोटी, कानून की कुर्सी पे जाके बैठे और सबसे ज्यादा कानून आज तक के बदलवाए। चौधरी चरण सिंह जी, उनका कहना था, बहुत तजर्बे के बाद उन्होंने ये कहा, किसान अगर तेरी एक आंख तेरे खेत में, तेरे खलिहान पे है, तो तेरी दूसरी आंख दिल्ली की कुर्सी पे होनी चाहिए। मैं फैसला ये करवाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं नहीं किसानों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप कहेंगे तो जरूर राजनीति करेंगे, और आप नहीं कहोगे बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरा आज बीज पंचायत वाला दोबारा गलती करूंगा। एक बार हाथ दोनों तरह से हाथ खड़े करवाऊंगा, दोनों तरह, एक बार हम एक बार ना, दोनों तरह से करवाऊंगा। और अपने आत्मा को जान के कहना, अपने परमात्मा को जान के कहना, मेरे पास झूठ मूठ कुछ नहीं आता, फॉर्मेलिटी कुछ नहीं आती। बताइए, पहले वो हाथ खड़े करिए जो इस पक्ष में है कि हमें राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। अब दूसरा वो लोग हाथ खड़े करें जो कहते हैं कि राजनीति में बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल अराजनीतिक रहना चाहिए। वो लोग ये मेरे ख्याल से 6-7 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। चलिए, एक बात। दूसरी बात, दूसरा रास्ता है कि हम आर पार कर दें जब लड़ाई करें। जब ग्राउंड में उतरे तो सिर पे कफन बांध के उतरे। जब लड़ाई करें हम मरने के लिए जाए, ना कि फॉर्मेलिटी करने के लिए, नंबर बनाने के लिए। आज मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि
अगर हम दिल्ली की सीमा पे 12.5 महीने बैठ के 750 मरवाने की बजाय अगर हम 12 दिन बाद संसद में हमला करते, संसद में घुसेंगे, हमारे बिस्तर संसद के अंदर लगेंगे और कह के जाते कि हम मरने के लिए आ रहे हैं, हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम मरने के लिए आ रहे हैं, तुम गोली चलाओ, हम संसद के में आ रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये कानून 12 दिन में बदल जाते और दोबारा 20 साल तक सरकार चुना करती। 20 साल तक सरकार की हिम्मत नहीं थी किसान के पक्ष में, किसान के खिलाफ कुछ करने की। साथियों, अगर हमें भविष्य में आंदोलन करना पड़े, सरकार बातों से ना माने, आंदोलन करना पड़े, तो आप कितने लोग हैं जो मरने के लिए सिर पे कफन बांध के लड़ाई में? फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा हूं, असलियत में होगा यही। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी लड़ाई है वो कमेरे वर्ग की लड़ाई है, लुटेरा वर्ग, जो चंद लोग हैं देश में, सैकड़ों की गिनती में हैं और पूरे देश को के जनता उनका भोजन बन गई है। तो साथियों, उनके हमारी उन जो कमेरा वर्ग है उसके खिलाफ लड़ाई है जो हम लड़ते रहेंगे। और मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेता हुआ एक बार फिर उन सभी भाइयों से माफी मांगूंगा जो बोल नहीं पाए, और जो हमारे भाई बहुत दूर दराज से आए हैं उन सबका धन्यवाद है। माननीय मेरे बाद जो है माननीय जयंत चौधरी जी, जो बहुत ही देश के जानने माने किसान लीडर हैं, तो वो आज की जो सभा है उसके मुख्य अतिथि है। भाई सुनिए, आप 1 मिनट मेरी बात जाने वाले जो है, मेरी कसमें एक भी आदमी उठ के नहीं जाएगा, मेरी कसमें आपको एक भी आदमी उठ के नहीं जाएगा, बैठ जाइए आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं अनुरोध करूंगा, पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, बहुत ही संघर्ष के, किसानी संघर्ष के प्रतीक चौधरी चरण सिंह जी का रक्त अपनी धमनियों में सजोए हमारे बीच में चौधरी अजीत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाते हुए किसान और मजदूर के संघर्ष में हरियाणा के किसानों को और मजदूरों को संदेश देने के लिए आए चौधरी जयंत चौधरी जी, वो आए और अपनी बात रखें। भाई जयंत चौधरी जी मेरे साथ भाई जयंत चौधरी के 2 नारे लगाएंगे और यही इनका सम्मान होगा जोश के साथ। भाई जयंत चौधरी जिंदाबाद, भाई जयंत चौधरी जिंदाबाद, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी जिंदाबाद। भाई जयंत चौधरी जी आए और अपनी बात रखें। आप सभी को मेरी राम राम, सत श्री अकाल। किसानों के, देश के किसानों के ईमानदार नेता और हम सबको यहाँ इकट्ठा करने वाले आदरणीय गुरनाम सिंह चरूनी जी, बड़े पर्दे पे धर्मेंद्र हैं, लेकिन किसानों के और संघर्ष वाले धर्मेंद्र मंच पे समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता जो आज आपके आग्रह पे चल के आए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सभी जनप्रतिनिधि जो उत्तर प्रदेश से यहाँ चल के आए हैं, विधायकगण, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के विधायकगण और सभी यहाँ उपस्थित अभिभावकों का नमन करता हूँ, मातृशक्ति को। और मैं अक्सर कहता हूँ आज आपकी संख्या कम है, मैं इनको कहता हूँ कि आप इनसे ज्यादा काम करें और जिस सूझबूझ के साथ फैसले आप ले सकती हो, जब भी कोई फैसले की घड़ी होगी, किसानों को पंचायत करनी होगी, अपने भविष्य के लिए, नस्ल को बचाने के लिए फैसले लेने होंगे, तो आप महिलाओं को अग्रणी रहना चाहिए, क्योंकि जो आप फैसला लोगी वो सटीक होगा। आप हमसे ज्यादा भावुक हो लेकिन फिर भी सोच समझ के फैसले लेती हो। हम लोग तो जल्दी आवेश में आ जाते हैं, हमारा खून जल्दी उबल जाता है। तो इसलिए आप हर सामाजिक मंच और किसानों के मंच पे आप अग्रणी रहें और आप सबसे भी विनती है कि आप थोड़ा पीछे हो जाए और उनको आगे जाए।
अब समय बदल रहा है और समय के साथ चलने वाले प्रगतिशील सोच वाले हमारे किसान भाई आगे बढ़ पाए। ये जन आक्रोश रैली है और एक मौका है कि हम अपने मुद्दों की बात करें। यही लोकतंत्र हो। लोकतंत्र में 13 महीने के आंदोलन नहीं चलने चाहिए। लोकतंत्र नई संसद भवन के निर्माण से मजबूत नहीं है। लोकतंत्र की जड़ें तब मजबूत होंगी जब सत्ताधारी, जब ताकतवर लोग जिनके हाथ में देश की बागडोर है, वे आखिरी अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति की आवाज सुनेंगे। आज पूरे उत्तर भारत के किसान यहाँ आए और सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा नहीं, पूरे उत्तर भारत के राजस्थान से लेकर पंजाब, जो ग्रामीण समाज है, रोटी और बेटी का हमारा साथ, रोटी और बेटी का साथ है। फसल अलग अलग है, जातियां अलग है, अब लोग गोत्र भी गिनते हैं, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग है, लेकिन नस्ल, लड़ाई, पहचान एक है कि नहीं? एक है। बताओ, मानते हो कि नहीं? यही हमारी ताकत है। यहाँ बहुत बढ़िया बातें हुई हैं। गुरनाम जी को तो इतना अनुभव है और इन्होंने जो बात रखी, जो प्रस्ताव रखे हैं, मैं अपनी सहमति दर्ज करना चाहता हूँ। इनसे पहले प्रदीप हुड्डा जी, हमारे साथी नौजवान, इन्होंने भी कलम की बात कही। इन्होंने आपको चौधरी चरण सिंह जी की याद दिलाई। आज जो लोग चौधरी चरण सिंह जी के दिल को नहीं समझ पाए, उनके सपने को नहीं देख पाए, उनकी भाषा को नहीं समझ पाए, कभी कभी कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी बहुत एम्बिशियस थे, वो सत्ता में आना चाहते थे। और चौधरी चरण सिंह जी खुल के कहते कि देश में क्या किसान परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता, और इसलिए वो प्रधानमंत्री बनना चाहते। मैं इसमें कोई गलत बात नहीं मानता हूं। और जिस दिन चौधरी चरण सिंह जी ने लाल किले से संबोधन देश के आदिवासी, गरीब और किसानों के लिए किया, उसी दिन से झोपड़पट्टी में और गांव में रहने वाले, गुर्बत में रहने वाले लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, उनके इरादे बन गए, उनके हौसले अगर आज भी जिंदा है वो इसलिए है कि हमारे बीच के चौधरी छोटू राम और चौधरी चरण सिंह जी हमें रास्ता दिखा गए। कल चौधरी छोटू राम जी की जयंती भी। दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी ने इस क्षेत्र में ही नहीं, उत्तर भारत के किसानों के लिए इतने काम किए। आपको सिंचित जमीनें दिलाई, नौकरियां दिलाई, किसान के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष किया। आज जो सत्ता में केंद्र में बैठे हैं ना, मैं उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि यहां किसान अपने भाव की मांग को लेके, एमएसपी की मांग को लेके आए। 2018 में सांपला गांव में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। चौधरी छोटू राम जी की बड़ी वहां जो प्रतिमा लगाई, और उस दिन देश के लिए एक नई योजना का उन्होंने उद्घाटन किया था। नाम है पीएम आशा। अब हर योजना के नाम आगे के पीएम तो लिखना ही पड़ता है, उन्हें अपना नाम इतना पसंद है। आपने देखा अहमदाबाद में उन्हीं के नाम का स्टेडियम है, वो खुद वहां दर्शक बन के देख रहे। अभी कह रहे हैं हरवा दिया। तो उस दिन उन्होंने कहा पीएम आशा योजना है। क्या है योजना? अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इन्होंने कहा अब तक तो हम लागत की और मूल्य की बात करते थे, अब हम किसान की आय सुनिश्चित करेंगे, हमें किसान की आय दुगनी करनी है। और इसलिए नई योजना आई है, अगर मंडी में जाते किसान को अगर भाव नहीं मिल रहा, अगर एमएसपी घोषित नहीं मिलती, तो उसकी भरपाई सरकार करेगी।
और ये है गुरनाम सिंह चरोनी जी। यहाँ सूर्यमुखी के लिए जब भागंतर योजना में आपकी लूटने की व्यवस्था बन गई थी तो पीपली में पंचायत हुई और लाठियां चली और गुरनाम सिंह चरोनी जी जेल गए थे। बताओ याद है कि नहीं? तो कहां मिल रही है एमएसपी और कहां हवा में है पीएम आशा? आज कहां है पीएम आशा? 5 साल पहले योजना की शुरुआत की और इसी साल के बजट में आपको बताना चाहता हूं कि इतनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार की प्राथमिकता क्या है। कितना बजट दिया मालूम है? या किसी भाई को मालूम है कि पीएम आशा का 23-24 में केंद्रीय बजट में कितना आवंटन दिया? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। 1 लाख रुपए दिए। क्या देश के किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख रुपए पर्याप्त है? 1 लाख रुपए, इससे आपको एमएसपी मिल जाएगी? तो इससे ये आशा है, निराशा है, क्या है? इस पर क्या मैं नाम दूं? तो हमें और आपको एक दूसरे की तरफ देखना होगा, अपने संगठन मजबूत करने। आपने आंदोलन लड़ा, इसी महीने के 19 नवंबर को फतेह दिवस के तौर पे घोषित किया गया कि सरकार ने बातें मान ली, चलो लौटो भाइयों, अपने घर की ओर लौटो। जश्न का माहौल था, लेकिन आप फिर हमें संगठन अपना बनाना होगा, अपनी बातें रखनी। और कवि दुष्यंत कुमार की कविता में सुनाना चाहता हूं हौसला बनाने के लिए। मैं लिख के लाया हूं, पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि एक शब्द कम बोलो, एक इधर का उधर हो गया तो बात कमजोर हो जाए। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है। पिछले सफर की ना पूछो, टूटा हुआ एक रथ है जो रुक गया था कहीं पर, फिर साथ चलने लगा है। हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी, जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है। जो आदमी मर चुके थे मौजूद हैं इस सभा में, हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा यहाँ, हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। बातें बहुत हो रही हैं मेरे तुम्हारे विषय में, जो रास्ते में खड़ा था पर्वत पिघलने लगा। तो पर्वत भी पिघलेंगे। ये बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। किसान को अपनी तूफान रेल तैयार करनी है। सत्ता में बैठे लोग देख ले कि किसान की तूफान रेल दिल्ली जाने को तैयार हो रही है, और हरियाणा में भी देख लें। बहुत बुरा लगता है हरियाणा की सरकार किस तरह से पक्षपात करती है। हमने पहले ऐसा इतना अहंकार किसी में नहीं देखा जितना खट्टर साहब ने, जो पहले पार्षद भी नहीं थे और सीधा मुख्यमंत्री बना दिया आपने। कभी पार्षद भी नहीं थे और सीधा मुख्यमंत्री बन गए खट्टर साहब। किस्मत हो तो ऐसी हो, बहुत किस्मत वाले। और कैसे धमकाते हैं ऐसी सभा में, जब एक महिला हमारी माता खड़े होकर कहती है रोजगार की बात, कहते चंद्रयान में बैठा दूंगा। तो आप भी देख लो कौन लोग लायक हैं, किस पद के लायक हैं, कौन लोग नालायक हैं। ये फैसला किसको लेना है भाई? ये यहाँ की माता बहनों को लेना है, यहाँ नौजवान भाइयों को लेना, हरियाणा के आपको लेना है। और मेरा दिल कहता है, मैं गुरनाम जी के संघर्ष के साथ, मेरा दिल कहता है अगर किसान मान ले, ठान ले, तो ये सत्ता में अहंकार भी चूर चूर हो जाएगा। ये जो आज बैठे हैं, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का काम आप लोग कीजिए। कर्ज माफी की बात इन्होंने करी, कॉर्पोरेट खेती की बात इन्होंने करी। मैं आपको याद दिलाता हूं, चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नागपुर अधिवेशन में नेहरू जी के रूसी मॉडल के प्रस्ताव के खिलाफ क्यों लड़े थे? उन्होंने यही बात रखी थी, यही तर्क रखे थे कि देश में अगर आप सारी जमीन का मालिक सरकार को बना दोगे और नौकर की तरह किसान को रखोगे, तो किसान खेत में क्यों पानी डालेगा, तो क्यों कड़ी धूप में मेहनत करेगा? किसान अपनी जमीन का काश्तकार मालिक हो
उसका सम्मान हो, उसे उचित मूल्य मिले, उसे सामाजिक सुरक्षा मिले, वो देश के राजनीतिक और सामाजिक मुख्य धारा में हो, तब ये देश खुशहाल हो सकता है। वरना देश की खुशहाली का और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। कर्जे की बात, हरियाणा में मार्च 2022 में विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया कि हरियाणा के सहकारी बैंकों में 10,500 करोड़ रुपए बकाया है। ये सिर्फ सहकारी बैंकों का कर्जा बकाया है। NSSO जो केंद्र सरकार की संस्था है, उनके हाल के सर्वेक्षण में तो 2018 का आंकड़ा उन्होंने 2019 में जारी किया, हर किसान परिवार पे औसतन 74,000 रुपए का कर्जा बकाया है। और किसान जो 10,000 रुपए नहीं चुका पाते, कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं। और 14.5 लाख पिछले 9 वर्षों में बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों का मांग होता है, वो गटक लेते हैं और डकार मान लेते हैं और नया कर्जा उनको फिर भी मिल जाता है। चौधरी चरण सिंह जी ने नाबार्ड की घोषणा की, चौधरी छोटू राम जी ने आपको महाजन के चुंगल से बचाने के लिए कानून बनाए थे। अब फिर समय आ गया, बात सिर्फ कर्ज माफी की नहीं, कर्ज मुक्ति की भी होनी चाहिए। चुंगल से कैसे बचाओगे? मेरा एक प्रस्ताव है, आज देश में जब बड़े पूंजीपति का खाता बकाया हो जाता है तो बैंक वाले उसके घर जाते हैं और पूछते हैं, भाई 100 रुपए तुम्हें देने हैं, कितना दे पाओगे? वो सेठ कहता है मैं तो इतना दे सकता हूं। वो कहता है चलो 10 रुपए दे दो, इन आसान किस्तों में दे दो, बाकी 90 रुपए माफ। और किसान अगर 10,000 रुपए नहीं चुका सकता, पूरी की पूरी सरकार आपके घर की कुर्की करती है और उस किसान को जेल में डालती है। अगर पूंजीपति का 14.5 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकता है तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो निरंतर देखे, किसान की फसल खराब होती है, तुरंत उसको छूट मिलनी चाहिए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, तुरंत छूट मिलनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं किसान, अरबों रुपए गन्ने की खेती कर रहे हैं, किसानों का बकाया है, लेकिन बिजली का बिल उनका माफ नहीं होता है, सरकार अपने ड्यू माफ नहीं करती है। कैसे कैसे वो अपने स्कूल की बच्चों की फीस देते हैं। तो केंद्र में एक नई संस्था का निर्माण हो, हम सिर्फ बार बार कर्ज माफी की बात ना करें, राजनीति से अलग कर दिया जाए। जैसे जो तंत्र आज बड़े खातेदारों के लिए है, वही तंत्र छोटे खातेदारों के लिए, गरीब के लिए, स्टूडेंट लोन लेने वाले और खेती करने वालों के लिए होना चाहिए। और इस संबंध में एक मसौदा मैं तैयार करूंगा, गुरनाम सिंह जी की से मशवरा करके वो तैयार होगा और संसद में मैं उसको पेश करूंगा। मैं आपका आशीर्वाद और सहमति आज मांगता हूं। हम सब जिंदा कौम के लोग हैं, लेकिन अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। चौधरी छोटू राम जी और चौधरी चरण सिंह जी की विराट विचारधारा को संभालने के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, सहयोग चाहता हूं। और आप पहचान करो कि हमारे बीच के जो भी लोग काबिल हों, उन्हें और संघर्ष करना होगा, उनके साथ आप खड़े होइए और किसान और मजदूर के कमेरे के संगठन को मजबूत कीजिए। मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि आप सबने समय निकाला। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर, जय किसान।